Good morning and Jai Hind to all of you. Today I am going to continue with class 6 history chapter 4 the first cities. तो बेसिकली वेयर वी वर बच्चों, हमने लास्ट टाइम ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ा, उसका फिगर आप यहाँ देख सकते हैं। ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ा। अब हम आपसे क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लोअर टाउन, क्योंकि कैथेड्रल के बारे में तो हमने सब कुछ जान लिया कि कैथेड्रल में ग्रैनरीज थे और जो प्रीस्ट थे, मर्चेंट्स थे, उनके वहाँ घर थे। कुछ घर ऐसे जो एकदम पैलेस की तरह थे। अब हम लोअर टाउन में पढ़ेंगे कि लोअर टाउन में घर या बिल्डिंग्स कैसे थे। सो लोअर टाउन में जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड इन द लोअर टाउन, द हाउसेज वर 1 or 2 stories high. They were built of big bricks. Most houses had a courtyard with rooms around it, a bathroom, a kitchen and a well. So basically जो लोअर टाउन्स थे वहाँ कॉमन पीपल रहते थे। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, मतलब उनके रहने के घर थे। जो घर उन्होंने बनवाए थे वो 2 स्टोरीज के थे, मतलब एक ऊपर एक नीचे ऐसे। दे वर बिल्ट ऑफ बेक्ड ब्रिक्स से बने हुए थे। हाउसेज में बाथरूम, किचन और प्लस जो उनके घर के सामने कुआं था। अब आगे क्या बात होती है, ये कहा गया कि उस समय का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो पूरी तरह वेल प्लान था। ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो घर से निकलने वाले पानी था, जो डर्टी वाटर होता है, उसके निकलने के लिए जो इन्होंने सिस्टम बनाया था वो पूरी तरह एकदम परफेक्ट था। आज की तरह नहीं कि अब बारिश हो गई तो पता चला कि नालियाँ पूरी भर गई हैं कचरों से, पूरा आपके घर के सामने पूरा गंदगी दिख रही है। उस टाइम इन्होंने इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया था कि जिससे कोई इश्यूज नहीं होते। तो बेसिकली दिया क्या हुआ है, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द सिटीज वर वेरी वेल प्लान्ड. द बाथरूम्स हैड स्लोपिंग फ्लोर्स एंड हैड ड्रेन्स विच आर कनेक्टेड टू स्ट्रीट ड्रेन्स. अब देखिए, जो बाथरूम्स बनाते थे उनके फ्लोर स्लोपिंग थे, जिससे कि जो वाटर है वो आराम से ड्रेन्स तक पहुंच जाए, और वो जो उनके घर की नाली थी उसको जो मेन स्ट्रीट ड्रेन्स बना था, जो इन्होंने अपने रोड के किनारे ड्रेन्स बनाया था, उसी से कनेक्ट कर दिया था। मतलब घर से निकलने वाला पानी रोड में जो ड्रेन्स बने हुए थे, जो नालियाँ बनी थी, उससे कनेक्टेड थी। The kitchen also had drains connected to main street drains. The street drains run along the side of the street. They were covered with bricks and were cleaned from time to time. देखिए, अब इन्होंने क्या किया, सबके घर से आप ये समझ लीजिए, मान ऐसे इन्होंने इस तरह तो पहले सबके घर बनाए, ये इनके स्ट्रीट प्लान्स थे, ठीक है। यहाँ सबके घर होते थे ऐसे। उसके बाद यहाँ से जो भी आपके ड्रेन, मतलब जो भी डर्टी वाटर निकलता था, वो यहाँ से घर से निकलने के बाद यही साइड में ये क्या बनाते थे, ड्रेनेज सिस्टम, और इसको पूरी तरह से ढके हुए रहते थे और समय समय पे साफ करते थे। सबके घर का पानी ऐसे निकल के साइड से एक मतलब शहर से बाहर की ओर आराम से इजीली ट्रांसफर हो जाता था। ऑक्यूपेशन एंड क्राफ्ट्स। सो बेसिकली ऑक्यूपेशन एंड क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्यूपेशन एंड क्राफ्ट में क्या दिया है, पीपल फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशन। There were farmers, weavers, potters, jewelers, metal workers, toy makers, stone cutters, steel makers, boat makers, masons and traders. अब देखो बेसिकली बच्चों होता क्या है उस टाइम, ऑक्यूपेशन एंड क्राफ्ट्स, हमने ये जाना कि उनके घर कैसे होते हैं, हमने ये जाना कि वहाँ और क्या क्या चीज़ें थी। अब क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने और भी चीज़ें पाई, उनसे उन्होंने ये एक एज्यूम किया, या चीज़ों को जोड़कर उन्होंने ये कहा कि उस समय के लोग फार्मर्स भी थे, पॉटर्स भी थे, ज्वेलर्स भी थे। मतलब जैसे आज के टाइम में आप देखते हो कि ना, हर काम करने के लिए एक कोई ना कोई, जैसे आपको कुछ सिलवाना है तो आप टेलर के पास जाओगे, ज्वेलरी के लिए आप जो आपके गोल्ड स्मिथ होते हैं उनके पास जाओगे, लोहे का कोई काम करवाना आप आयरन स्मिथ के पास जाओगे। सेम ऐसे ही उस टाइम भी सब थे, मतलब सब अपना अपना काम बांटे हुए थे। Pottery making had reached an advanced stage. People glazed pottery with different designs has been discovered from almost all the sites. देखिए पॉटरी मेकिंग अब शुरू से धीरे धीरे जब अर्ली वुमेन्स पढ़ रहे थे तभी से उन्होंने पॉटरी मेकिंग स्टार्ट किया था। अब धीरे धीरे इन्होंने उसको और डेवलप किया और अच्छे से उसमें डिजाइन्स बनाए। लार्ज नंबर ऑफ सील्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। सील्स आप जानते हैं ना, जिसे आप मोहर कहते हो, सील नहीं लगा रहता कि हाँ इस पे सील लगा, ये सामान कहाँ का है, तो वैसे बहुत नंबर ऑफ सील्स उस समय पाए गए थे। वो किससे बने होते थे, टेराकोटा से। टेराकोटा क्ले टाइप होते हैं, क्ले टाइप मिट्टी समझ लीजिए, उसी से सील्स बनाए जाते थे और रेक्टेंगुलर शेप में। उसमें एनिमल फिगर्स या किसी की पिक्चर्स होते थे। आप पेज नंबर 24 में ये देखिए, नीचे आपको दिखेगा ये कुछ सील्स, ये सील्स हैं बच्चों, मस्त रेक्टेंगुलर शेप में रहते थे और इसमें एनिमल्स के फिगर्स बने हुए रहते थे और कुछ ना कुछ साइंस रहते थे। ये नीचे कुछ आपको क्या दिया हुआ है,
टॉयज दिए हुए हैं जो उस एग्जीबिशन के टाइम पाए गए थे, जो खिलौने उस समय बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाए गए थे, वो भी कुछ पाए गए थे. So basically, craftsmen made things of stone, cell, and metal either in their homes or at a workshops. They made beads, amulet, beads, and ornaments such as ring, necklace, bracelet, bangles, earrings. Terracotta toys, small clay carts, bullock carts, ship, boat figures, marbles, rattles, dolls, and bird-shaped whistle have also found in many sites. अब उस समय जब खुदाई की गई तो क्या क्या पाया गया? बहुत सारे जो ताबीज़ होते हैं या नेकलेस, रिंग्स, ब्रेसलेट. अब ज़रूरी नहीं कि सब ये सब सोने चांदी के नहीं बने थे, मेटल का यूज़ किया गया था इन्होंने, और सेल का यूज़ किया था, स्टोन का यूज़ किया था. उन सब चीज़ों से ये बच्चों के टॉयज़, बैंगल्स, ईयरिंग्स, बेसिकली टॉयज़ के लिए तो ये टेराकोटा का यूज़ करते थे. टेराकोटा क्या होता था? क्ले टाइप मिट्टी होती थी जिसका यूज़ करके ये बच्चों के लिए टॉयज़ बनाते थे. उसी टेराकोटा से ये सील्स भी बनाते थे. ठीक है. The discovery of clay spindles suggests that the yarn was spun. People wore clothes of cotton and wool. Needles and buttons have also been found, which suggests that people stitches clothes. अब देखिए जैसे जैसे जब क्ले की खोज हुई, क्ले से जब क्ले की खोज हुई तो धीरे धीरे ये इन लोगों को रियलाइज्ड होते गया. मतलब इन्होंने क्या किया, मिट्टी के स्पन बनाए थे. स्पिनिंग मशीन होती है जो चरखा, वैसे इन्होंने क्ले के चरखा बनाए थे. तो जब क्ले का चरखा खुदाई के वक्त मिला, स्पिनिंग मशीन जैसे आपने गांधी जी का देखा होगा ना चरखा, वैसे उस टाइम क्ले का चरखा इनको मिला, मिट्टी का बना हुआ. तो इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर इन्होंने ये चरखा बनाया है तो इसका मतलब उस समय के लोग स्टिचिंग का काम भी करते थे, स्पिनिंग का काम भी करते थे, यार्न से क्लॉथ बनाने का भी काम करते थे, और स्टिच, नीडल्स, बटन्स, ये सब चीज़ें भी वहाँ पाई गई थी. People live in village, grew crops and reared cattle. Wheat and barley were the main crops. देखिए ये तो आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा, गेहूँ और जौ मेन क्रॉप्स थे ही, पर अब धीरे धीरे इन्होंने राइस, पल्सेस, मस्टर्ड जान रहोगे ना, सरसों, पल्सेस मतलब दाल, इन सब के भी जो कल्टीवेशन है, जो क्रॉप्स ग्रोइंग का काम इन्होंने शुरू कर दिया था. वहाँ के लोग या पहले से अर्ली वुमेंस यही करते थे. धीरे धीरे जब हमने कैलोथिक एज पढ़ा, धीरे धीरे अब क्या होने लगे, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए, और उसके बाद जानवरों को पालने लगे, क्योंकि उससे दोनों फायदे होते थे, अपने प्रोडक्शन के लिए भी और मिल्क मीट के लिए भी. A toy model of plug has been found. It shows people use plugs, farms the land. People in the cities got their food supplies from these farmers. अब देखिए ये कहा गया है कि जो टॉय मॉडल्स मिले थे, आपने जो फिगर देखा होगा, ये जो फिगर देखिए, जो फिगर्स दिए हुए हैं यही, तो ऐसे ही उस समय इन्हें टॉय मॉडल मिला था प्लग का. मतलब जो प्लग आप जानते हो ना, जिससे खेतों की जुताई की जाती है, उससे फिर इनको ये अंदाज़ा लगा कि उस समय के लोग प्लग्स का यूज़ करते थे कि मतलब जो खेती करने के लिए. पीपल इन द सिटीज गॉट देयर फूड सप्लाईज फ्रॉम दिस फार्मर्स. अब उस समय के लोगों को जो फूड नॉर्मल जो शहर में रहते थे उनको तो फार्मर्स से सारे फूड्स मिल जाते थे. पीपल डोमेस्टिकेटेड कैटल, बफेलोज, sheep and goats. These animals were perhaps used for both milk and meat. So हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा ऑक्यूपेशन एंड क्राफ्ट्स में कि हर तरह के ऑक्यूपेशन करने वाले उस समय लोग थे. उस समय लोग सील्स बनाते थे जो कि टेराकोटा का बनता था. इसके अलावा क्योंकि खुदाई के वक्त क्या क्या मिला, खुदाई के वक्त बहुत सारे नेकलेस मिले, ब्रेसलेट्स मिले, रिंग्स मिले, टेराकोटा से बने हुए खिलौने मिले, टेराकोटा से बने हुए सील्स मिले, प्लग मिला, जिससे ये रियलाइज हुआ कि हाँ उस समय के लोग भी खेती करने के लिए प्लग का यूज़ करते थे. और ये भी कहा गया कि वीट एंड बार्ली के अलावा राइस, पल्सेस एंड मस्टर्ड का भी कल्टीवेशन ये लोग करते थे. पीपल डोमेस्टिकेटेड कैटल्स. अब जानवरों का पालन तो करते ही थे, आप जान ही रहे, जानवरों का पालन मिल्क एंड मीट के लिए भी करते थे, और इवन डॉग को इसलिए पालते थे कि जिससे कि उनकी प्रोडक्शन हो सके. अब थ्रेड की बात हो रही है, क्योंकि देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर आप कोई सामान, फार्मर्स हैं, फार्मर जो भी ग्रोथ करेंगे या जो भी क्रॉप की पैदावार करेंगे उसे खुद ही तो खाएंगे नहीं ना, उसे बेचेंगे भी तो उसी तरह उस समय भी जो लोग थे जो ये ऑक्यूपेशंस का काम करते थे, जैसे जो पॉटर्स था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था, या जो ज्वेलर्स था, ये क्या अपने लिए बनाएंगे, इसे बेचेंगे भी तो उस समय भी व्यापार था, थ्रेड करते थे. द हरप्पन्स एक्सपोर्टेड सल्फरस गुड एंड ब्रॉट इन गुड्स दैट वर इन शॉर्टली सप्लाई. Copper, tin, gold, silver, and precious metals were brought from outside, possibly from Mesopotamia.
modern Iraq, Persia, modern Iran, Oman, Afghanistan. Trading links with Mesopotamia have been proved by the discovery of Mesopotamian seals in many Harappan cities and Harappan seals in the city of ancient Mesopotamia. The overseas trade were perhaps carried on from Lothal where a dockyard for ships have been found. अब देखो बच्चों, इन्होंने ये कहा कि हड़प्पन्स जो थे वो बहुत सारे गुड्स का एक्सपोर्ट करते थे, मतलब दूसरे देशों में ले जाकर बेचते थे और दूसरे देशों से भी लेकर आते थे। जितने भी प्रीशियस मेटल्स थे, कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, इन सबको वो बाहर से मतलब बाहर से इंपोर्ट करके लाते थे। और पॉसिबली ये कहा गया कि ये तो ये मेसोपोटामिया से है, पर्शिया से, ओमान और अफगानिस्तान से। अब इन्हें पता कैसे चला कि मेसोपोटामिया से, क्योंकि जब वहाँ एग्जीबिशन के लिए, जब खुदाई के लिए गए थे, इन्हें वहाँ मेसोपोटामिया की सील्स मिले। जो सील्स मिले, सील्स हमें ये बताता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ का है। तो वो सील्स से इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हड़प्पन्स जो थे वो बाहर से इंपोर्ट भी करते थे गुड्स को। और ओवरसीज ट्रेड, अब ये किस रास्ते से जाते थे? ये रास्ते से जाते थे लोथल से जाते थे, कि जहाँ डॉकयार्ड बने हुए थे शिप्स मतलब जहाँ से शिप से सामान उतारा जाता है, वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ले कैसे जाएंगे दूसरे देश में सामान ले जाने के लिए भी जिनको कोई ना कोई रोड चाहिए, कोई ना कोई वे चाहिए। तो ये जो होते थे ये समुद्र के रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। और उसी का एग्जाम्पल आपको पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है, जहाँ लोथल वो जगह थी जहाँ से ये अपना ट्रेड का काम करते थे। स्क्रिप्ट, द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज़ बीन एनग्रेव्ड ऑन द न्यूमरस सील्स that have been found at all the Indus Valley cities. It is the earliest form of writing discovered in India. The script of the Harappans was pictography, that is, it had picture-like signs representing word, objects and idea. It had not been described. तो देखो बच्चों, ये कहा गया हड़प्पन स्क्रिप्ट का मतलब क्या है। हड़प्पन स्क्रिप्ट जैसे हमें सील्स मिले, वैसे ही हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट भी मिला था खुदाई के वक्त। अब ये सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग के बारे में बताया गया। उस समय जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थे वो पिक्टोग्राफिक थे, मतलब उसमें कुछ वर्ड्स नहीं लिखे रहते थे, पिक्चर और साइन से आप पढ़ सकते थे कि ये सामने वाला आपसे क्या कहना चाह रहा है। पिक्टोग्राफिक थे। किस हड़प्पन की स्क्रिप्ट कैसे थे? पिक्टोग्राफिक, मतलब पूरी तरह पिक्चर्स बने रहेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस बने रहेंगे, कुछ लेटर्स में नहीं लिखा रहेगा और आप उससे एक अंदाजा लगा लेंगे कि सामने वाला आपसे क्या कहना चाह रहा है। हड़प्पन सिटीज इन गुजरात, देखिए गुजरात मैंने आपसे बताया था ना, गुजरात में लोथल जो कि कोस्टल साइट है, वहीं से ये अपना व्यापार करते थे। Like other cities, it was divided in cathedral and lower town. A large warehouse has been found, which was perhaps used to store goods. Other significant finds include a bead factory containing tool for bead making, semi-finished and finished beads, many Mesopotamian seals, and brick dockyard connected to the Gulf of Cambay by a chain. The dockyard has probably used for berthing ships. The find suggests that Lothal was a port of overseas trade, possibly with Mesopotamia. So इन्होंने क्या कहा है कि लोथल इनका एक कोस्टल साइट था। अदर साइट्स की तरह यहाँ भी दो पार्ट्स थे। आपने लोथल के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, हड़प्पा एक्सटेंट में जब मैंने बताया था तो लोथल के बारे में बताया था। लोथल आपका कहाँ है? गुजरात में है। ये कोस्टल साइट था और यहाँ एक डॉकयार्ड बना हुआ था, जो वहीं जहाँ मेसोपोटामिया के सील्स पाए गए थे। और इसी सील्स पाने के बाद इन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कनेक्शन जोड़ा कि हमारे जो हड़प्पन्स थे वो मेसोपोटामिया से चीज़ों को इंपोर्ट करके लाते थे, मतलब वहाँ से खरीद के अपने यहाँ ला के बेचते थे। नेक्स्ट ये कहा गया डोलावीरा। देखिए ये तीनों जगह जो आप पढ़ोगे हड़प्पन सिटीज़ इन गुजरात में, इसमें लोथल, डोलावीरा और गोलाडोरू, ये दोनों आपके कहाँ के पार्ट हैं? ये सब गुजरात के पार्ट हैं। Dolavira lies in the Kadir Island in the run of Kutch. It is locally known as Kothada. In terms of size, is one of the largest Indus settlements in India and the fifth largest of the sites that have been discovered so far. It is famous for the magnificent town planning. Exhibition first began here in 1990 and are still on. देखिए डोलावीरा जो है ये कादिर आइलैंड के किनारे है, जो कि रन ऑफ कच्छ में है। ये गुजरात का ही एक पार्ट है। इसे कोथाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये साइज में जितने भी इंडिया में जो इंडस सेटलमेंट मिले, जो हड़प्पन एक्सटेंट इंडिया में, क्योंकि बेसिकली तो सबसे ज़्यादा राज्य पाकिस्तान में ही है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जो मैक्सिमम पार्ट है वो तो पाकिस्तान में, पर इंडिया में जो पार्ट है उसमें सबसे बड़ा सेटलमेंट डोलावीरा में है। और अगर साइट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए
तो 5th लार्जेस्ट साइट हैज़ बीन डिस्कवर्ड सो फार। अगर साइट्स, क्योंकि एक मतलब इन साइट्स का मतलब पता है ना कि जहाँ खुदाई की जाती है, साइट्स के अकॉर्डिंग 5th लार्जेस्ट है। और अभी भी एग्जीबिशन का काम वहाँ अभी भी चल रहा है। और सबसे फेमस डोलावीरा इसलिए था क्योंकि वहाँ की टाउन प्लानिंग की वजह से, ये जो वहाँ की टाउन प्लानिंग थी हड़प्पन्स के टाइम में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में, इसी के लिए डोलावीरा बहुत फेमस था। डोलावीरा वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडियन सिटी। इट वॉज डिवाइडेड इंटू नॉट 2 but 3 पार्ट्स। देखिए क्यों ये अलग था, क्यों उसकी टाउन प्लानिंग सबसे फेमस थी, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हड़प्पन या मोहनजोदड़ो में जितनी भी सिटीज़ थे वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कैथेड्रल और लोअर टाउन में। बट डोलावीरा की टाउन प्लानिंग एकदम अलग थी। यहाँ 3 पार्ट में डिवाइडेड थे, कैथेड्रल, मिडल टाउन एंड लोअर टाउन। और तीनों, हर पार्ट के चारों तरफ से एक बड़ी सी स्टोन की वॉल बनाई गई थी। मैनी ग्रेव्स हैव बीन फाउंड, बहुत सारी वहाँ ग्रेव्स मतलब जाने कब्र, बहुत सारी कब्र भी मिली थी। और जो कब्र की खुदाई हुई तो कब्र में पता है क्या मिला, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन और ज्वेलरीज मिली। क्योंकि उस समय के लोग क्या मानते थे कि जो इंसान मर जाता है उसकी जुड़ी हुई सारी चीज़ उसके साथ चली जानी चाहिए। तो वो तो इंसान को तो उसमें बरीड करते ही थे, दफन करते ही थे, पर प्लस उसके जो सामान रहते थे वो भी उसके साथ रख देते थे। तो बॉडी तो धीरे धीरे आपकी डिकम्पोज हो जाएंगी, पर जो चीज़ें वो रखते थे वो कुछ बाद में भी काफ़ी दिन तक खुदाई के वक्त मिले। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि डोलावीरा क्यों टाउन प्लानिंग उसकी डिफरेंट थी, क्योंकि वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे बेसिकली, कैथेड्रल, मिडिल टाउन, लोअर टाउन। Dolavira is famous for other things. We have the oldest signboard in the world containing 10 large size sign of the Harappan script have been found here. Dolavira इसलिए फेमस था क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट साइन बोर्ड था वर्ल्ड में। अलग अलग 10 लार्ज साइंस बने थे, क्योंकि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थे वो पूरी तरह पिक्टोग्राफिक थे, या तो उसमें साइंस होते थे या तो पिक्चर्स होते थे। गोलोडोरो, गोलाडोरो is recently exhibited site in the Kutch region. Exhibited articles suggested articles of shell and copper were produced here. Many finished and unfinished shell bangles have been found here. A unique seal has also been found. It is shaped like a box and hollow. अब देखिए गोलाडोरो का फिगर भी दिया हुआ है। यहाँ खुदाई के वक्त बहुत सारे सेल्स पाए गए थे और सेल्स से बने हुए बैंगल्स, चूड़ियाँ पाई गई थी। एक यूनिक तरह का सेल यहाँ पाया गया था जो कि बॉक्स की तरह था और हॉलो शेप में था। कैसे था? हॉलो शेप में। डिक्लाइन, अब ये सवाल सबके मन में था। आर्कियोलॉजिस्ट ने तो एक अंदाज़ा लगाया, क्योंकि लगभग 3500 साल पहले हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ, सब लोग शहर की तरफ चले गए हों, गांव में लोग कम हो गए हों और धीरे धीरे इन्होंने व्यापार करना बंद कर दिया हो। और जो पहले जो ये बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ करके घर बनाते थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे खाली कच्ची जो ईंट है, कच्ची ईंट, आपने अगर देखा होगा कभी भट्टे वट्टे पे गए होंगे तो आप देखते नहीं ऐसे सुखवा धूप में सूखने के लिए ऐसे पूरे ईंट बना बना के रखते हैं, फिर उसको बाद में बेक करते हैं। तो हो सकता है ये सब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने अंदाज़ा लगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कैसे ये इतना बड़ा शहर ज़मीन के अंदर दब गया और इसमें रहने वाले कहाँ चले गए। तो इन्होंने ये कहा कि हो सकता है 3500 साल पहले हड़प्पन्स की लाइफ में चेंज आया हो, वो शहर की तरफ चले गए हों, गाँव में अब कोई नहीं रह गया, इन्होंने व्यापार करना बंद कर दिया हो, जो पहले घर बनाते थे उसको चेंज कर दिया, अब इनके घर कमज़ोर होने लगे। मोहनजोदड़ो में जो ड्रेन्स बने थे वो अब वो नालियाँ भरने लग गई, क्योंकि उसमें सब ये लोग गार्बेज भरने लगे। ये सिर्फ अंदाज़ा लगाया, बट किसी को नहीं पता कि एक्चुअली हुआ क्या था। और ये साइंटिस्ट ने तो ये कहा कि हो सकता है कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया हो, अर्थक्वेक, फ्लड, एपिडेमिक, जिसकी वजह से पूरा शहर तबाह हो गया, सबके सब एक ही बार में मर गए हों। ये भी हो सकता है, क्योंकि एकदम नदी के किनारे तो बसे हुए थे। लास्ट में आर्कियोलॉजिस्ट ने यही कहा कि एविडेंस के अकॉर्डिंग कि हो सकता है कि लोगों ने शहर की तरफ रुख कर लिया, मतलब गांव को छोड़ के शहर की तरफ रुख कर लिया, इसी वजह से हड़प्पन्स का सिविलाइजेशन खत्म हो गया। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई इशू होगा तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। एक्सरसाइजेस हम आपको करवा देंगे PDF सेंड करके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।